हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी एंड इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है इस ईयर के लिए, उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके लिए मैं आप सभी के साथ लेक्चर सीरीज अप ले रही हूँ। एंड इन टुडे सेशन में आप सभी के साथ एएमयू रिसर्च मेथोडोलॉजी पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ ऑफ द ईयर्स 2017, 2018 एंड 2019। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो, पीवाईक्यूज सॉल्व करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है बिकॉज पीवाईक्यूज देखो ईच एंड एवरी ईयर रिपीटेटिवली पूछे भी जाते हैं। एंड अगर आपने मेरे सारे लेक्चर सीरीज पीवाईक्यूज के देखे हैं देन आप सभी को समझ में भी आ गया होगा कि कितने सारे एमसीक्यूज बार बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। That's why I'm taking PYQs for all of you candidates so that आप सभी स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर सके। ओके, सो इस सेशन को देखने के बाद आपके जो डाउट्स है रिलेवेंट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक्स वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी सारी एमसीक्यूज की, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी को पता है एएमयू पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट है जिसमें आपको 50% एमसीक्यूज ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे एंड 50% एमसीक्यूज आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए पूछ जाएंगे, राइट? एंड दैट्स व्हाई आप सभी को एटलीस्ट 50% मार्क्स या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, तभी आप पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आप इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो देख सकते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स जो है वो एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं। उनको गारंटीड 80% जो एमसीक्यूज है वो इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप यहाँ पे जो स्क्रीन पर मैंने व्हाट्सएप नंबर्स आपको मेंशन किए हैं इन में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप थ्रू कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज नथिंग बट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिविजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जिसमें हमने सारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो कवर किया है। पिछले साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स को परचेस किया था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई भी किया था, उनको एडमिशन भी मिला था पीएचडी के लिए। सो इस साल भी यही होगा। जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स को परचेस करेंगे वो सभी स्टूडेंट्स गारंटीड पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे ही। ओके, बिकॉज हम उनकी उतनी तैयारियां करवाते हैं। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज, नाउ स्टूडेंट्स, रिसर्च का पहला स्टेप क्या होता है? सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, सर्चिंग फॉर अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। नाउ किसी भी रिसर्च का जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। सो इसका मतलब ये है कि योर फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। That's why here your correct answer should be option 4, that is identifying a problem.
ओके। सो आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, ये आपकी पहली स्टेप होगी रिसर्च में, जिसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है एंड किस टॉपिक में आप रिसर्च करना चाहते हैं, किस टॉपिक के लिए आपको आंसर्स चाहिए। ओके, यू कैन डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम। सो उस प्रॉब्लम का जो स्कोप है, स्कोप यानी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या फिर सोसाइटी के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सो इसके पीछे का जो रीज़न है, उसका जो स्कोप है, वो आपको यहाँ पे बताना होता है। देन आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको किस प्रकार के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो भी आपको यहाँ पे सर्च आउट करना पड़ता है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम में काफ़ी सारे सब स्टेप्स भी होते हैं, जैसे कि सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, सर्चिंग फॉर अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। ये जो पहले ऑप्शन है ये भी वैसे लॉजिकली सही ऑप्शन है, बट आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, दिस इज द बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। ओके, आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स। नाउ इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स नहीं है? थीसिस, इंटरव्यू, टेक्स्ट बुक, क्वेश्चनर। नाउ स्टूडेंट्स, प्राइमरी सोर्स ये एक ऐसा सोर्स होता है जो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर जो फर्स्ट हैंड एविडेंस होता है, ओके, वो आपको ये प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, या फिर किसी का भी वर्क है, सो उसके बारे में जो फर्स्ट हैंड एविडेंस होता है, वो एविडेंस आपको प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, इसमें बेसिकली हिस्टोरिकल एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसमें आई विटनेस जो होते हैं अकाउंट्स वो हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, जो क्रिएटिव राइटिंग होती है उनकी इंफॉर्मेशन होती है, देन जो ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, देन काफ़ी सारे देखो स्पीचेस होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, देन काफ़ी सारे आर्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। एंड इफ़ यू सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, नाउ लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल थीसिस। नाउ इफ़ यू सी थीसिस, सो थीसिस में जो ओरिजिनल रिसर्च वर्क होता है ऑथर का, वो होता है, राइट, एंड दैट्स वाई ऑथर के बारे में जितने भी सारे इंसाइट्स होते हैं, ऑथर ने जो रिसर्च किया है उसके जो इंसाइट्स होते हैं, सो बेसिकली ओरिजिनल इंसाइट्स इसमें होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये आपको जो एविडेंस है ये यहाँ पे आपको एक फर्स्ट हैंड एविडेंस थीसिस आपको प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई थीसिस ये एक प्राइमरी सोर्स है। इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू आपको डायरेक्ट टेस्टिमोनियल्स देता है, राइट, यानी कि ये आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। ओके, सो ये भी एक प्राइमरी सोर्स है। इफ़ यू सी टेक्स्ट बुक, नाउ टेक्स्ट बुक जो है, सो टेक्स्ट बुक में देखो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इधर से उधर से वो कंपाइल करते हैं टेक्स्ट बुक में, एज वेल जितने भी सारे वेरियस सोर्सेस होते हैं उनसे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इंटरप्रेट करके रखा हुआ होता है, मतलब कंपाइल करके रखा हुआ होता है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। सो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक में कोई भी फर्स्ट हैंड नाम की जो एविडेंस की इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं होती है। ओके, एंड एज वेल इसमें जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है वो भी नहीं होता है। सो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक ये कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज योर करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन 3, दैट इज टेक्स्ट बुक। नाउ इफ यू सी क्वेश्चनर, देन क्वेश्चनर में भी फर्स्ट हैंड डेटा होता है जो कि आपको डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स के थ्रू मिलता है। जैसे कि इंटरव्यू में देखो आप फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछते हो, वैसे ही क्वेश्चनर में भी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, बट फेस टू फेस के अलावा आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पूछते हो। बट हियर ऑल्सो यू विल गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, राइट, सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी 3, दैट इज टेक्स्ट बुक। सो स्टूडेंट्स, हम सभी को AMU PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पेपर 2 यानी कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट पेपर। ओके, सो कंसर्न सब्जेक्ट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं। सो MCQs सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। यह स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास
पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटेड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेस आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली आप मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल जो है ये आप सभी को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत काम आएगा। बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन योर कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट एंड टॉपिक। ओके, if you use someone else's words or ideas without crediting them, what are you guilty of? अगर आप किसी और दूसरे पर्सन के आइडियाज़ या फिर उनके वर्ड्स अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हो एंड उनको अगर आप क्रेडिट भी प्रोवाइड नहीं करते हो देन उसे आप क्या कहते हो? प्लेजरिज्म, सेंसरशिप, स्लैंडर, ऑल ऑफ द अबव। ये तो हमने पिछले काफ़ी सारे सेशंस में भी देखा था। इसे कहा जाता है व्हाट? प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में अनएथिकल है, जिसमें अगर आप किसी और दूसरे ऑथर या फिर रिसर्चर का वर्क या फिर उनके आइडियाज़ या फिर उनके वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हो एंड उसे अगर आप क्रेडिट भी नहीं प्रोवाइड करते हो देन उसे कहा जाता है व्हाट? प्लेजरिज्म। सेंसरशिप एंड स्लैंडर ये भी एक गिल्टी ही है होती है, बट इसमें बेसिकली एक दूसरे प्रकार के इसमें एक्शंस होते हैं एंड दैट्स वाई उन्हें गिल्टी और दोषी कहा जाता है। बट इसमें अगर आप दूसरे किसी पर्सन के वर्ड्स या फिर आइडियाज़ इस्तेमाल करते हो विदाउट क्रेडिटिंग देम, ये बात इसमें होती नहीं है। सो दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 1, दैट इज प्लेजरिज्म। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी। नाउ इनमें से कौन सा बिब्लियोग्राफी का पार्ट नहीं है? अल्फाबेटिक ऑर्डरिंग ऑफ आइटम्स, टाइटल ऑफ आर्टिकल्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कोटेशन। नाउ स्टूडेंट्स इफ यू सी बिब्लियोग्राफी, नाउ बिब्लियोग्राफी में जो सोर्सेस आपने इस्तेमाल किए हैं एज योर रेफरेंसेस इन योर रिसर्च वर्क, आई मीन टू से कि साइटेशंस, उनकी भी लिस्ट बिब्लियोग्राफी में होती है। बट जिन सोर्सेस को आपने यूज़ नहीं किया है बट दीज आर द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेवेंट टू योर रिसर्च टॉपिक, सो वो भी इंफॉर्मेशन बिब्लियोग्राफी में होती है। मतलब साइटेशंस एंड साइटेशंस के अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन होती है वो भी बिब्लियोग्राफी में होती है। अगर आपको बिब्लियोग्राफी को लिखना होता है देन बेसिकली बिब्लियोग्राफी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना होता है। मतलब जैसे कि ए से जो वर्ड स्टार्ट होगा देन वो सबसे पहले आएगा, देन बी का वर्ड उसके बाद आएगा, सी का वर्ड उसके बाद आएगा, लाइक दैट। देन आर्टिकल्स के टाइटल्स इसमें होते हैं, बिकॉज आर्टिकल्स यानी कि रिसर्च पेपर्स जिनको आपने रेफ़र किया है या फिर ऐसे पेपर्स जिनको आपने रेफ़र भी नहीं किया है, सो उनके टाइटल भी यहाँ पे होते हैं। एज वेल जिन रिसर्च पेपर्स को आपने पब्लिश किया है एंड एज वेल जिनको आपने रेफ़र किया है उनका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो भी आप यहाँ पे लिखते हो, सो ये भी इसमें होता है। बट इसमें कोटेशन नहीं होता है, बिकॉज कोटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पैसेज या फिर फ्रेज उनको आप लिखते हो अपने रिसर्च में एंड उनको आप क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हो। बट बिब्लियोग्राफी में कोटेशंस लिखे नहीं जाते। कोटेशंस ये बेसिकली देखो जब भी आप लिखते हो ना प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट को, मतलब जैसे कि इंट्रोडक्शन है या फिर लिटरेचर रिव्यू अगर आप लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, देन उसमें अगर किसी भी पैसेज से आपने कोई सेंटेंस लिखा है किसी दूसरे ऑथर का, उसे आप वहाँ पे लिखते हो एंड उसे लिखने के बाद उसके लिए आप क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हो, सो उसे क्या कहा जाता है? कोटेशन। बट ये जो कोटेशन है वो बिब्लियोग्राफी में कभी भी लिखे नहीं जाते। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आंसर 4, दैट इज कोटेशन। ओके, in a deductive reasoning the conclusion from two negative premises will be, now देखो अगर आप डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल कर रहे हो इन योर रिसर्च, एंड आपके पास दो प्रीमाइसेस है। प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि आपके पास दो थियोरीज है एंड ये दोनों भी थियोरीज ना निगेटिव है। सो दो निगेटिव थियोरीज से जो आपको कंक्लूजन मिलता है एंड दैट टू इन डिडक्टिव रीजनिंग, वो कंक्लूजन बेसिकली कैसा होता है? मतलब वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है या फिर वो पर्टिकुलर निगेटिव होता है या फिर वो यूनिवर्सल निगेटिव होता है या फिर नो कंक्लूजन डिराइव्स, ऐसा वहाँ पे माना जाता है। सो स्टूडेंट्स हमने तो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग कई बार देखा है, राइट?
डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, बिकॉज डिडक्टिव रीजनिंग में आपके पास पहले से ही प्रीमाइसेस होते हैं यानी कि थियोरी, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू मेकअप द हाइपोथेसिस। ओके, एंड बेस्ड अपॉन दिस हाइपोथेसिस आप काफ़ी सारे एविडेंसेस को देन डेटा को कलेक्ट करते हो, एंड बेस्ड अपॉन दैट आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एंड उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, बट बेसिकली देखो यहाँ पे एक रूल होता है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर ये प्रीमाइस सही होता है, इफ़ इट इज़ ट्रू, देन आपको इसके रिजल्ट्स भी सही मिलेंगे। ओके, बट अगर प्रीमाइसिस फॉल्स है, मतलब ये अगर गलत है, देन आपको रिजल्ट्स भी फॉल्स मिलेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया है कि डिडक्टिव रीजनिंग में दो प्रीमाइसेस है, बट दोनों भी प्रीमाइसेस निगेटिव है, यानी कि वो फॉल्स है। सो इसका मतलब क्या है कि इसके कंक्लूजन भी आपको क्या मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। ओके, सो दो निगेटिव प्रीमाइसेस से आपको कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। सो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, दैट इज नो कंक्लूजन डिराइव्स। ओके, रिसर्च डिजाइन ऑफ अ स्टडी शुड नॉट कंक्लूड। नाउ स्टडी जब भी आप करते हो, मतलब रिसर्च स्टडी करते हो, देन उसमें बेसिकली सबसे पहले रिसर्च को डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि उसका आउटलाइन बनाया जाता है। सो रिसर्च डिज़ाइन में इनमें से कौन सी बात नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव्स या फिर हाइपोथेसिस या फिर फाइंडिंग्स या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। नाउ स्टूडेंट्स, रिसर्च डिज़ाइन ये एक रिसर्च का फ्रेमवर्क होता है, जिसे आउटलाइन भी माना जाता है, जिसमें बेसिकली आप डिज़ाइन बनाते हो पूरे रिसर्च का कि आप कैसे शुरुआत करोगे, आप कौन से डेटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ करोगे, आप कौन से डेटा एनालिसिस मेथड्स को यूज़ करोगे, आप सैंपल्स को कैसे कलेक्ट करोगे, कहाँ से कलेक्ट करोगे, आपके पार्टिसिपेंट्स कैसे रहेंगे। सो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। दैट्स वाई रिसर्च डिज़ाइन में ऑब्जेक्टिव्स बताना अनिवार्य है, बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्टिव्स तो रिसर्च डिज़ाइन आप बना ही नहीं पाओगे, बिकॉज रिसर्च डिज़ाइन ये ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर ही बनाया जाता है। हाइपोथेसिस को बताना अनिवार्य है, बिकॉज हाइपोथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट हाइपोथेसिस आप तय नहीं कर पाओगे कि आप हाइपोथेसिस को कहाँ से टेस्ट करवाओगे, राइट। एंड रिसर्च डिज़ाइन को दूसरी वर्ड्स में ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि फ्रेमवर्क ऑफ द रिसर्च प्रोसेस और आउटलाइन ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। सो रिसर्च डिज़ाइन में फाइंडिंग्स नहीं होते, बिकॉज जब भी आप पूरे रिसर्च को कंप्लीट करते हो, जब भी आप सब करते हो, मतलब टेस्टिंग वगैरह सब कुछ, देन एंड में आपको रिसर्च के फाइंडिंग्स मिलते हैं। ओके, मतलब रिसर्च डिज़ाइन को बनाने के बाद उसे एक्शन में लेने के बाद आपको रिसर्च के फाइंडिंग्स मिलते हैं। आर यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई फाइंडिंग्स ये जो है ये बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन में होते ही नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? नाउ रिसर्च प्रोसेस जब भी आप शुरुआत करते हो, देन उसमें सबसे पहली स्टेप कौन सी होती है? सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम्स, then survey of related literature, identification of problem, then searching for solutions to the problem. Now देखो ये क्वेश्चन हमने इसी सेशन में देखा था, सबसे पहला क्वेश्चन। अब ये 2017 में भी पूछा है। सो इसका मतलब ये है कि बार बार हमेशा आपको वही क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको इस साल भी पूछा जा सकता है, काफ़ी चांसेस है। सो इसका सही आंसर क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये तो हमने देखा, राइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ये सबसे पहली स्टेप होती है रिसर्च की। क्वालिटेटिव डेटा इज, नाउ क्वालिटेटिव डेटा ये किस प्रकार का डेटा होता है? सुपीरियर इन क्वालिटी, रिकॉर्डेड इन नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म, रिकॉर्डेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, वेरी रिलायबल। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है क्वालिटेटिव डेटा इज, ये क्वेश्चन आपको 2019 में भी पूछा था। अब देखो 2017 में भी पूछा था, सो इस साल भी पूछा जाएगा। सो क्वालिटेटिव डेटा ये एक ऐसा डेटा होता है जिसमें क्वालिटी नाम की चीज़ होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन फीलिंग्स, उनके बिहेवियर्स, उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो डेटा आपको मिलता है, ओके, उस डेटा को बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा कहा जाता है, जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हो। एंड ये न्यूमेरिकल डेटा होता ही नहीं है। इस डेटा को सिर्फ अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, एंड उसे करने के लिए कंटेंट एनालिसिस टेक्निक की
ज़रूरत पड़ती है आपको। सो दैट्स वाई क्वालिटेटिव डेटा ये हमेशा नॉन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है, ओके, एंड क्वांटिटेटिव डेटा ये हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग। नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में इनमें से कौन सी ऑप्शन नहीं होती है? ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा था, अब फिर से पूछा है 2017 में। देखो, एथनोग्राफिक एलिमेंट या फिर इंडक्टिव अप्रोच या फिर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी या फिर डिस्क्रिप्टिव। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी देखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इज द मेथड जिसमें आप क्वालिटेटिव डेटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, राइट। सो क्वालिटेटिव डेटा इज द डेटा जो कि हमेशा नॉन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, जिसे कभी भी आप मेजर नहीं कर सकते हो, जिनको आप कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन नहीं करते हो। एंड दैट्स वाई इसमें बेसिकली जो सिचुएशंस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको बेसिकली क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, ओके, इन डेप्थ अंडरस्टैंड किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एथनोग्राफिक स्टडीज हो या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हो जैसे। सो यहाँ पे इफ यू सी द ऑप्शंस, एथनोग्राफिक एलिमेंट यानी कि नृवंश विज्ञान तत्व। सो एथनोग्राफिक का मतलब होता है कि बेसिकली आप जो कल्चर होते हैं उनको स्टडी करते हो। सो कल्चर को स्टडी करने के लिए आपको क्वालिटेटिव डेटा की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई आपको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की ज़रूरत पड़ती है। सो ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में आता है। इंडक्टिव अप्रोच इसमें आता है, बिकॉज इंडक्टिव अप्रोच यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें थियरी को फॉर्मुलेट किया जाता है, ओके, एंड थियरी का फॉर्मुलेशन करना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ओके। दैट्स वाई ये भी इसमें है। देन डिस्क्रिप्टिव भी इसमें है, बिकॉज क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है एंड इस डेटा का सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ओके, दैट्स वाई ये भी इसमें है। बस बट इसमें ना सिर्फ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी नहीं होती है, मतलब इसमें जो डेटा होता है वो बेसिकली नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, राइट। एंड दैट्स वाई नॉन न्यूमेरिकल डेटा होने की वजह से आप उनको स्टैटिस्टिकली टेस्ट नहीं करवा सकते हो। दैट्स वाई इसमें स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती ही नहीं है, ओके। अनोवा स्टैंड्स फॉर, नाउ अनोवा क्या है? ऑटोनॉमी ऑफ वेरिएंस, अनाग्राम ऑफ वैलिडिटी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वैलिडिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अनोवा ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, एंड पैरामेट्रिक टेस्ट एंड जो कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, ओके। सो इसके थ्रू आप जो वेरिएबल्स होते हैं अंडर स्टडी उनको टेस्ट करवा सकते हो, एंड बेसिकली आप हाइपोथेसिस का टेस्टिंग यहाँ से करवा सकते हो। सो अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसमें बेसिकली दो से भी ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में जो मीन्स होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है। एंड अनोवा में एफ टेस्ट को हमेशा यूज़ किया जाता है। एफ टेस्ट में जो वेरिएंसेस होते हैं ग्रुप्स के, ओके, उन वेरिएंसेस के रेशो निकाले जाते हैं ताकि हम जान सके कि डिफरेंट ग्रुप्स के वेरिएंसेस में कितना डिफरेंस है, वो एक दूसरे के साथ कैसे डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएंसेस, okay. So that's here your correct answer should be what? Option 3, that is analysis of variance. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी, मैं आप सभी को आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, ओके।